अगला क्वेश्चन है, अ पोटेंशियोमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्टमीटर बिकॉज। इतना बढ़िया सवाल है यार। ये ऐसा क्यों करता है? तो हमने 2-3 कारण आपको समझा रखे हैं कि उसमें नल डिफ्लेक्शन करना होता है, किसमें, पोटेंशियोमीटर में, और वोल्टमीटर में हमें रीडिंग लेनी पड़ती है। तो आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, और पोटेंशियोमीटर के लिए कोई ऐसा आइडियलिस्टिक कंडीशन ऐसी मेंशन नहीं है जो अचीव ना करी जा सके। उसमें इनफाइनाइट, वोल्टमीटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हम बनाने के लिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या करें, रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट हो गया रेजिस्टेंस, ये हम कैसे मेंशन कर पाएंगे? तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है। इस नाते से पोटेंशियोमीटर प्रेफर करते हैं। फिलहाल मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। इट इज़ अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस, इट हैज़ अ वायर ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियोमीटर के लिए बात हो रही, जब हम पोटेंशियोमीटर के रेफरेंस में सोच रहे हैं। इट हैज़ अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस, कोई मतलब नहीं। इट डज नॉट ड्रॉ करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्सटर्नल सर्किट से ये रेजिस्टेंस को ड्रॉ नहीं करता है क्योंकि नल डिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक, इट ड्रॉज हेवी करंट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगला क्वेश्चन है, पोटेंशियोमीटर वायर इज 100 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series, first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 centimeter and 10 centimeter from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of the EMF is, तो कोई बात नहीं है। जब हमने सेम डायरेक्शन में कनेक्ट किया, जब हमने सेम डायरेक्शन में कनेक्ट किया तब क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, दिस इज इक्वल टू लेट KL1। और जब हमने अपोजिट डायरेक्शन में किया तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू क्या हो गया, KL2, ऐसा हो गया। और अब हमने L1 और L2 की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, एक की 50 गिवन है और एक की कितनी गिवन है, 10 गिवन है। एक की 50 गिवन है और एक की 10 गिवन है, तो हमने लिख दिया ऐसे, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2, दिस इज इक्वल टू 50 अपॉन 10, यानी ये कितना हो गया, 5 आ गया। और इसको हमने सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा, 5E1 माइनस 5E2, दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2। तो इसको इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए। इसको इधर भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4E1, दिस इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो 6E2। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/4, और 6/4 बोले तो 3/2। मेरा ख्याल है ये आंसर हो गया। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन था नहीं उतना बड़ा। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, फिगर बिलो दिया है, देखो, पोटेंशियोमीटर यूज shows 2 volt potentiometer used for the determination of the internal resistance of the 2.5 volt cell. The balance point of the cell is in the open circuit is 75 centimeter when the resistor of 10 ohm is used in the external circuit of the cell. The balance point shifted to 65, मतलब L2 हो गया 65 और L1 हो गया कितना, 75. Length of the potentiometer of the wire, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो कोई बात नहीं है, अपने लोग तो फार्मूला पढ़ रखे हैं ना इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, R इज इक्वल टू कैपिटल R और L1 अपॉन L2 माइनस 1, ऐसा करके इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है। डेटा हम यहाँ से ले लो, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हमारा जो R था वो कितना गिवन है, 10 ओम, 10 है, और L1 कितना है, 75 है, अपॉन कितना है, 65 है, ये माइनस 1। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 75 माइनस 65 बोले तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 75 माइनस 65 कितना आ जाएगा, 10, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 10 अपॉन कितना हो गया, 65, तो ये कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 65, 100 अपॉन 65 डिवाइड कर लीजिए, जो आ जाए वो आंसर होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 1.54 इतना ओम। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग
column first and column second and choose the correct option from the codes given below. तो हमें एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखनी चाहिए. इन्होंने फिगर्स दे रखे हैं इसमें और स्पष्ट बताया है कि सम मटेरियल्स लाइक नाइक्रोम के लिए विच इज एन एलॉय ऑफ निकल, आयरन एंड क्रोमियम एग्जिबिट अ वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर. और इन्होंने फिगर दे रखा है, ये 3.10 का फिगर है. मैग्नेटाइट एंड कांस्टेंटाइन हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज. these materials are thus widely used in wire bound standard resistors since their resistance values would change very little with temperature. ठीक बात है. और फिर इसके पहले ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए लिखा क्या है, द रिलेशन द इक्वेशन 3.26. तो जो 3.26 इक्वेशन है वो इक्वेशन कौन सा है, वो इक्वेशन है रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी टी माइनस टी नॉट बोले तो डेल्टा टी, जो अभी तक हम कई न्यूमेरिकल्स इस पे सॉल्व करें. implies that graph रो टी प्लॉटेड अगेंस्ट टी वुड बी द स्ट्रेट लाइन. जो इक्वेशन है वो तो कह रहा है कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, लेकिन एट टेम्परेचर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस. द ग्राफ हाउएवर डेविएट्स. अब ये जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है टेम्परेचर का, वो 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे है, 150 केल्विन है. जरा ध्यान से, 0 डिग्री के ऊपर, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो स्ट्रेट लाइन होएगा, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत नीचे है, इस नाते से ये हमें पैराबोलिक शेप में दिखाई पड़ रहा है. डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. ठीक. और फिर अगला है, अनलाइक द मेटल्स द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर्स. अ टिपिकल डिपेंडेंस इज शोन इन फिगर. ये फिगर है किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए. तो अब मैं एक एक बात एक्सप्लेन करूं कि ये सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी डिक्रीज क्यों कर रही है. बिकॉज कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से हो क्या जाता है, एक्चुअली में टेम्परेचर इंक्रीज करने से तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंडक्टिविटी शो करने लगते हैं. इस नाते से उसकी रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है. अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फिगर. कंसीडर द फिगर. ये फिगर है, बहुत है ये उसका है, किसका, कलर कोडिंग का. कलर कोडिंग का तो फिर से तीनों रेड हैं, तो हमने कहा ब्लैक ब्राउन रेड, मतलब 0 1 3. ब्लैक ब्राउन रेड 0 1 3, 3 पट्टियां रेड की हैं. तो पहला हो गया 0 1 0 1 2, तो ये क्या हो गया 2. तीसरे पॉइंट पे था 0 1 2, तो 2 फिर से आ गया 2 इंटू 10 टू दी पावर 2. ठीक. और इसके बाद फिर सिल्वर. सिल्वर कितना प्लस माइनस 10%. ये हो गया इसका रेजिस्टेंस. अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था पूरा, आगे पढ़े. मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम बी. द फर्स्ट 2 बैंड्स फ्रॉम द एंड. ओह कोई बात नहीं. तो पहला 2 बैंड पहले कौन से होते हैं, पहले 2 डिजिट्स होते हैं. तो फर्स्ट 2 डिजिट्स यानी कि ए के लिए 4 हो जाएगा. 2 ऑप्शन में है, ए में और डी में. अगला थर्ड बैंड क्या बताता है, मल्टीप्लायर बताता. थर्ड बैंड क्या बताता है, मल्टीप्लायर बताता है. तो लिखवा रखा है मल्टीप्लायर, तो क्या हो गया, बी के लिए क्या हो गया, बी के लिए हो गया 3. और फिर द लास्ट बैंड क्या बताता है, टॉलरेंस, मतलब पॉसिबल वेरिएशन इन द परसेंट अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज. ठीक है. तो डी आंसर सही हो गया, है ना. एब्सेंस ऑफ लास्ट बैंड अगर नहीं होता, लास्ट बैंड होता ही नहीं, तब नो कलर वाला केस, टॉलरेंस ऑफ 20%. ठीक है. अगला क्वेश्चन था, अ बैटरी हैज एन ओपन
circuit potential difference of 6 volt between its terminal in the figure when a load resistance of 60 ohm is connected across the battery. ठीक है, ठीक है, 60 ohm is connected in the battery. The total power dissipated is 0.4 watt. Match the physical quantity is given in the column first and their values given in column second and choose the correct option from the codes given below. अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितना होगा, तो सॉल्व करेंगे तो अपने को गिवन है पावर, गिवन है पावर कितना गिवन है भाई, पावर गिवन है 0.4. तो हमें मालूम है फार्मूला होता है पावर P इक्वल्स टू कितना आ जाता है ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, और अपने को पावर कितना गिवन है 0.4, ई कितना गिवन है 6 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 36 अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना गिवन है 60 ओम, ये कितना गिवन है 60 ओम प्लस आर, यानी आर अपने को ये निकालना था, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना था, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 60, इसे कर लो, ये हो जाएगा यहाँ से 60 प्लस आर दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये ऐसे हमने इसको हटा दिया, ये हो गया, और ये हो गया 90 सीधा सीधा ना, ये आ गया 90. तो आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 मैंने 60 बोले तो 30 ओम. इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा 30 ओम, यानी ए का हो गया थर्ड, भैया ए का हो गया थर्ड, कई जगहों पे, 2 जगहों पे है. आगे बढ़े, वैल्यू फॉर आर, वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर डेसिपेशन. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैक्सिमम पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए. आई रिपीट, याद करो, क्या याद करना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ड्रॉन फ्रॉम द सेल या मैक्सिमम पावर डेसिपेशन के लिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल हो जाने चाहिए. तो सीधी सी बात है कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना कैलकुलेट किया 30 ओम, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कितना हो जाना चाहिए 30 ओम. कौन सा हो जाएगा, इसके लिए भी केवल एक ही ऑप्शन है 3, यानी बी का फिर से क्या हो जाएगा 3, ए का 3 और बी का 3, एक ही ऑप्शन है ए. फिलहाल सी में भी बात कर लें, टोटल पावर सप्लाइड बाय द बैटरी अंडर द कंडीशन, टोटल पावर ये कितना सप्लाई करेगा, तो टोटल पावर कितना सप्लाई करेगा ये सॉल्व करना है. तो सॉल्व कर लीजिए, पावर टोटल कितना हो जाएगा P टोटल इज इक्वल्स टू, P टोटल इज इक्वल्स टू, और वो भी मैक्सिमम के केस में ये कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर बोले तो 36 अपॉन 30 प्लस 30 प्लस 30, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 36 6 60 0.6 वाट. एक ही ऑप्शन है सी के लिए 0.6 वाट, यानी कि पहला हो गया, सी के लिए पहला हो गया. बचा डी के लिए तो जाहिर सी बात है जो बचा वही होगा 5, है ना. अगला क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ द कार अगला क्वेश्चन है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट. इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. तो हमने कहा था आई मैक्सिमम, या जो भी आई होएगा वो आई क्या होएगा, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर. वैल्यूज पुट करो, ई की वैल्यू कितनी गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है कितना कितना गिवन है, if the internal resistance of the battery is has an EMF of, what is the maximum current, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 0 प्लस 0.4, तो कितना आ जाएगा 12 अपॉन 0.4, यानी कितना हो गया ये 30 एम्पेयर.
मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने के लिए एक्सटर्नल सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? बहुत प्यारा सवाल है। तो कुछ नहीं करना, वही टर्मिनल वोल्टेज वाला फार्मूला अप्लाई करो, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, और मिल जाएगा। तो लिख लीजिए V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। V कितना गिवन था? V कितना? V निकालना, अच्छा रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? I इंटू आर। दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0.5 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा? 5 3 15 8, ये कितना आ जाएगा? 8.5, और करंट कितना था? 3, जो सॉरी 0.5, तो आई आर पूरा लिख दें, आई आर। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8.5 अपॉन 0.5 कितना आ जाएगा? ये 17 पचे 85, 17 ओम। आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, 3 resistors 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance. Determine the total current drawn from the battery. नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है तो सीधा सीधा इनका आर निकाल लीजिए, आर निकाल लीजिए तो इनका कितना हो जाएगा? 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम, ये तीनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? तीनों का एलसीएम हो जाएगा। मैं डायरेक्टली करूं इनको तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 है, तो ये क्या हो गया? 20, और ये कितना आ जाएगा? 19, तो ये क्या हो गया? 1/r इज इक्वल टू, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/19, 20/19 आ गया। और i इज इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन आर। v कितना गिवन है अपने को? 20, तो 20 अपॉन 19, 20 कैंसिल हो गया, तो i इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 एम्पेयर। ये आंसर हो गया। एट रूम टेम्परेचर 27.0 degree Celsius, the resistance of heating element is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 per degree Celsius? बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। अपने डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करा, क्या कई क्वेश्चंस कर चुके हैं इस पे। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है भाई टेम्परेचर पूछा गया है, टेम्परेचर पूछा गया ना कि किस टेम्परेचर पे इतना होएगा। तो कुछ नहीं करना, ये पहले टी निकालो, डेल्टा टी, तो ऐसे हो ही जाएगा। आर टी कितना गिवन है? आर टी गिवन है 117। आर नॉट कितना गिवन है? आर नॉट कितना गिवन है? 100। और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा कितना गिवन है? अल्फा गिवन है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू क्या हो गया? टी। यहाँ से इसको हमने ऐसे छोड़ा, ये इधर भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टी, दिस इज इक्वल्स टू, इसको नीचे भेज देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.17, 1.17, 100 से डिवाइड कर देंगे, 117 था ना? हाँ ठीक है। और जब इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4t, दिस इज इक्वल्स टू 1.17 माइनस 1, तो कितना आ गया? 0.17। तो t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 17 इंटू 10 टू दी पावर 4, 17 इंटू 10 टू दी पावर 2,
ये इतना हो गया, और अपॉन 1.7 अपॉन 1.7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 10 पावर 2 100 1000 आ गया, ये कितना आ गया 1000, और ये t होगा क्या, तो t इक्वल्स टू टेम्परेचर T माइनस टी नॉट, तो T अपने से पूछा गया था, तो T माइनस 27, दिस इज इक्वल्स टू 1000, तो T इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1000 प्लस 27, तो डायरेक्टली 1027 डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट आई इज पास थ्रू वायर ऑफ 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन 6 into 10 power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी निकालना था, तो हमें मालूम है आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन क्या हो गया एल, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी गिवन है 5 ओम, 5 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है 6 इंटू 10 पावर माइनस 7, 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, लेंथ कितना गिवन है एल कितना गिवन है 15, एल कितना गिवन है 15 गिवन है, ठीक बात है। और अब यहाँ से ये कितना हो गया 5 3 15 और 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और इसका यूनिट क्या हो गया ओम मीटर, तो कोई है ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है ओम मीटर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of the coefficient of resistivity of silver. कोई बात नहीं, वही बात अल्फा निकालना है भाई, तो फिर से फार्मूला बार बार बहुत क्वेश्चन इस पे हमने कर लिए हैं, आर टी इज टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी, यहाँ से अपने को सब कुछ तो गिवन था, आर टी कितना गिवन है, आर टी गिवन है 2.7, दिस इज इक्वल्स टू आर नॉट कितना गिवन है 2.1, 1 प्लस अल्फा निकालना है, और टी कितना गिवन है, टी गिवन है 100 माइनस 27.5, तो 100 माइनस 27 अगर होता तो हो जाता कितना 73 और 0.5, तो 72.5 ऐसा हो गया है, और ये हो जाएगा 3 9 27 और 3 7 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 72.5 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 9/7, 72.5 अल्फा इज इक्वल्स टू 9/7 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/7 इंटू 72.5 से कोई ऑप्शन मैच करेगा, 7 49 2 6 आएगा, तो 6 200 6 3 18 180 6 चौको 24, ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 0.0039 पर डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है a heating element using the nichrome connected to a 230 volt supply draws an initial current 3.2 ampere which settles after few seconds, a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius? Temperature coefficient of the resistance of the nichrome averaged over the temperature range
involved is 1.7 into 10 power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं करो, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, देखो क्या है, आता क्या है। अपने को एक बार फिर से आर टी इज इक्वस टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो आर टी कितना गिवन था, 230 बाई आर इज इक्वस टू वी अपॉन आई। आर इज इक्वस टू वी अपॉन आई तो कितना हो गया, 230 अपॉन 3.2 इज इक्वल्स टू अपॉन 2.8 इनिशियल टेम्परेचर वाला ये और फाइनल टेम्परेचर वाला ये, तो ये हो गया 230 अपॉन 3.2 और यहाँ से 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू कितना गिवन है, 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू टी, ऐसे ही रखा। तो ये भैया कैंसिल हो गया सीधा सीधा, और ये हो गया 4 सते 28 4 8 32, तो इधर हो गया कितना 8/7। बहुत आसान हो गया सोल्यूशन, ये तो हमको लग रहा था बहुत लंबा जाएगा। 8/7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 इंटू क्या हो गया टी। तो इसको हमने लिख दिया 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 टी इज इक्वल्स टू 8/7 माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 1/7। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1/7 इंटू 1.7 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। और इस t की वैल्यू दिस इज इक्वल्स टू t माइनस टी नॉट, तो टी नॉट कितना रहा होगा 27। इसको हमने सॉल्व करा, मान लो ये हो जाएगा कितना, इतने स्टेप को हमने बढ़ा दिया, क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख दो t इज इक्वल्स टू 27, दिस इज इक्वल्स टू t माइनस 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा 27 प्लस इतना, ये 17 सत्ते 119 मतलब 11.9 और ये 10 पावर 4, तो 10 पावर 4 ऊपर गया मतलब 10,000 हो गया अपॉन 119। इसको सॉल्व करें तो भैया t इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें अगर ये सीधा सीधा 100 होता तो इधर 100 हो जाता, अगर 20 है 20 और है तो कितना आ जाएगा ये 867 डिग्री सेल्सियस। ये इसको करा तो ये कितना हो गया, यहाँ से t इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा ऊपर गया तो ये हो जाएगा 10,000 अपॉन 17 सकते 119 यानी 11.9 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व करा तो ये कितना हो जाएगा 840.3
प्लस 27 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना हो जाएगा 867, 867.3 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कोई ऑप्शन है? सी आंसर। और अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट इन फिगर फ्रॉम सोर्स। कितना करंट निकलेगी? तो सीधी सीधी बात है, फिर से केवीएल का एप्लीकेशन आ गया है। मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस नाते से इसमें भी अपने को लगाना पड़ेगा क्या? केवीएल। वहां हम क्या लगा सकते हैं? केवीएल अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने केवीएल अप्लाई करा। इसके लिए बहुत ध्यान से मैं डायग्राम को ड्रॉ करूं। फिर से कई क्वेश्चन अभी हम लोग ने केवीएल पे कर डाला है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आप सबसे कहूं कि आप भी डायग्राम बनाओ और अपना डायग्राम देख लिया और इसके बाद फिर अपना सोल्यूशन करो। वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपना सोल्यूशन करिए, फिर जहां फंसिए वहां देखिए, नहीं तो आप मेरे सोल्यूशन को देख करके रट भले डालो, समझ नहीं पाओगे। ट्राई करो, फिर ड्रॉबैक देखो। हम फिर से रिपीट करें केवीएल के सारे लॉस को जो हमने आपको सिखा रखे हैं। क्या सिखाया? कि जहां से चलेंगे वहां तक चलेंगे। अगर हमने पहले एंटरिंग टर्मिनल का साइन ले लिया तो सारी डिवाइसेस के पोटेंशियल का एंटरिंग टर्मिनल का साइन लेंगे, और अगर हमने पहले डिवाइस के लीविंग टर्मिनल का साइन ले लिया तो सारी डिवाइसेस के लीविंग टर्मिनल का साइन लेंगे। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है आउटसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल नेगेटिव से पॉजिटिव चलती है। इतनी बार इस बात को बोलो कि एकदम स्वभाव बन जाए, रट जाए। हैं, अब हमने कहा कि ये जो गिवन था क्वेश्चन में, ये कितना गिवन है? 10 ओम गिवन है। ये कितना गिवन है? 5 ओम गिवन है। ये कितना है? 5 ओम गिवन है। ये कितना है? 5 ओम गिवन है। और ये कितना है? 10 ओम गिवन है। और ऐसे में यहां से एक रेजिस्टेंस और लगाया, ये सेल लगाया ऐसे। ये कितना हो गया? 10 वोल्ट। और ये कितना हो गया? 10 ओम। यहां से करंट आई निकलेगी। ये करंट आई यहां से गई और इसमें से हमने ऐसे कंसीडर कर लिया कि यहां से कितनी गई? I1 गई। यहां से I1 चली गई तो यहां से जो बची वो आएगी। यहां से कितनी बची? I माइनस I1। इस वाले में हमने सेगमेंट में मान लिया करंट कितनी चली गई? I2। तो यहां से जो बची वो जाएगी कितनी? I1 माइनस क्या हो जाएगा? I2। और यहां से कितनी करंट जाएगी? तो I इधर से आ रहा था, I माइनस I1, और इधर से कितना आ रहा था? प्लस I2। फिर यहां से कितना आ रहा था? I1 माइनस I2। तो यहां से नेट करंट कितनी हो जाएगी? इन दोनों का सम कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? I। यानी हमने फिर से अप्लाई कर लिया इस क्वेश्चन में भी। क्या सही सही अप्लाई कर दिया? केवीएल सही सही अप्लाई कर, सॉरी केसीएल सही सही अप्लाई कर दिया। और अब हमें अप्लाई करना है इसमें केवीएल। केवीएल के लिए हमने करंट की टर्मिनल के साइन डिसाइड करे। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, करंट ऐसे चल रही। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, करंट ऐसे चल रही। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये मेश 1 है, ये मेश 2 है, और ये मेश 3 हमने ले लिया। ये हमने मेश 3 ले लिया। मित्रों ध्यान से समझना, मेश 3 का कंसीडरेशन आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप यहां से चले ऐसे इस रास्ते से और इसको एक मेश मान लिया, या आप इसको एक मेश मान सकते हो। ऐसे चले और ऐसे, अरे भाई इसको ऐसे पलट दीजिए, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आपको दिखाई पड़ जाएगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरी नजरों से देखो तो ये भी एक क्लोज लूप है, ये भी एक क्लोज लूप है। एक बच्चे ने कहा सर क्या ये क्लोज लूप नहीं बन सकता क्या? ऐसे चले, यहां से गए, ऐसे आए और फिर ऐसे, ये भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है भाई, क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जो मन चाहे ले लो मेश 3 के लिए। फिलहाल मुझे नीचे मेरे डायग्राम में दिख रहा है, मैं इस वाले को मेश 3 कंसीडर करूंगा। तो मैंने लिखा फॉर मेश 1, मेश 1, मेश 1 के लिए मैंने लिखा, मैंने एंटरिंग टर्मिनल का साइन ले लिया। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? 10I1। यहां से चले तो क्या मिला? प्लस 5I2। फिर यहां से चले तो क्या हो गया? माइनस 5I माइनस I1। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हो गया 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया? 5I1। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहां से 10 और ये 5, तो कितना हो जाएगा? 15I1। 15I1 प्लस 5I2
दिस इज इक्वल टू 5i, इसको अपने लोग लिख सकते हैं 3i1 प्लस i2 इज इक्वल टू i, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा था मैथ्स 2 के लिए लिखो, मैथ्स 2 के लिए लिखो, मैथ्स 2 के लिए, इसके लिए हमने लिखा, हमने यहां से स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, हमने पॉजिटिव टर्मिनल एंटरिंग टर्मिनल का साइन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, यहां ऐसे चले थे तो ये कितना हो जाएगा 5, और यहां की करंट कितनी थी i2, पॉजिटिव के साथ आगे बढ़े, यहां का एंटरिंग टर्मिनल कैसा था पॉजिटिव, तो +10, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा i माइनस i1 प्लस क्या हो जाएगा i2, और फिर यहां गए तो एंटरिंग टर्मिनल कैसा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -5, और करंट कितनी i1 माइनस क्या हो गया i2। हमने सॉल्व करा, दिस इज इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू क्या 0, ये इक्वेशन 2 बनाएगा, तो यहां से क्या हो गया 5i2 प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2 माइनस 5i1, ये माइनस माइनस प्लस 5i2, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब जरा देखो एक जगह कर लो, ये 5i2 और कहाँ है, यहाँ है i2, और कहाँ है i2, यहाँ है, तो ये क्या हो गया 5 10 15 5 20, तो कितना हो गया 20i2, और फिर i1 कहाँ कहाँ है, i1 कहाँ कहाँ है, यहाँ है i1 और यहाँ है i1, कितना हो जाएगा 15i1 माइनस 15i1, और फिर i कहाँ है अकेला है, तो प्लस 10i, दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, तो इसको भी 5 से डिवाइड करके लिख ले, तो ये क्या हो जाएगा 4i2 माइनस 3i1 प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया इक्वेशन 2। और आगे बढ़े, मैथ्स 3 के लिए लिखा, मैथ्स 3 के लिए लिखा, चाहे जहां से चलो, यहां से चले, मान लो हम यहां से चले और ऐसे चल पड़े, एंटरिंग टर्मिनल ले लिया, इसी का ले लिया, तो -10, फिर क्या हो जाएगा प्लस 10i प्लस 10, इसमें i, यहां पहुंचे, फिर एंटरिंग टर्मिनल प्लस 5i माइनस 5i1, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, कोई दिक्कत, ऐसे चले 5i माइनस 5i1, फिर यहां पहुंचे तो प्लस 10, इन तीनों में मल्टीप्लाई करते हुए लिखे प्लस 10i माइनस 10i1 प्लस 10i2, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से 10i यहां था, i यहां है, i यहां है, तो क्या हो गया 10 20 और ये 5, कितना हो जाएगा 25i और कहीं तो नहीं है, और कहीं नहीं है, और फिर इसके बाद क्या मिला हमें i2 और i1 देखना था, ये हमारा i1 है, i1 और कहीं है, यहाँ है, तो कितना हो जाएगा -15i1, और फिर i2 केवल यहाँ है, तो प्लस 10i2, और दिस इज इक्वल टू 10, ये क्या हो गया इक्वेशन 3। इसको भी 5 से डिवाइड करके लिख दो भाई, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 5i माइनस 3i1 प्लस 2i2, दिस इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 2 3 इन तीनों को हम सॉल्व कर लें तो हमें करंट I की वैल्यू मिल जाएगी। करंट I की वैल्यू जो मिलने वाली है वो करंट I की वैल्यू मिलेगी आपको 10/17, 10/17 मिलेगी। मैंने आंसर ऐसे लिख दिया है।